नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौते, आतंकवाद और खुफिया सूचना साझा करने पर भी सहमति। प्रधानमंत्री ने बताया नए युग की शुरुआत। जयललिता छठी बार बनी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। मुफ्त बिजली और कर्ज माफी समेत कई अहम फैसले। मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरों समेत 28 मंत्री शामिल। श्रीनगर में आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। फरार आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। अंतरिक्ष में भारत की एक और सफल उड़ान। पहले स्वदेशी स्पेस शटल RLV का परीक्षण। रीयूजेबल यान बनाने वाला तीसरा देश। और आतंकी हमलों से हिले सीरिया और यमन। सीरिया में 120 और यमन में 45 से ज्यादा की मौत। IS ने ली जिम्मेदारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच आज चाबहार बंदरगाह को लेकर द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मौजूद थे। ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता निकलेगा और जिसमें पाकिस्तान से होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। चाबहार परियोजना भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह के लिए पहला विदेशी उद्यम होगा। भारत के पश्चिम तट से यहां आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। We make to write new chapters in our engagement. Excellencies, the agreement of the establishment of a trilateral transport and transit corridor signed just a while ago can alter the course of history of this region. It is a new foundation of convergence between our three nations. The corridor would spur unhindered flow of commerce through the region. और इससे पहले भारत और ईरान के बीच आज 12 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिसमें चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता भी शामिल है। भारत इस प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन निवेश करेगा। दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले और खुफिया सूचनाएं साझा करने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच हुई मुलाकात में गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा के बाद चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन दूसरे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेलवे, सांस्कृतिक, ऊर्जा साझेदारी से जुड़े समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन समझौतों को दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत बताया। The outcomes and agreements signed today open a new chapter in our strategic partnership. Expanded trade ties, deeper connectivity, including railways, partnerships in oil and gas sector, fertilizers, education, and culture sphere are driving our overall economic engagements. राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध के खतरे से निपटने के लिए दोनों देश नियमित विचार विमर्श पर सहमत हुए। با توجه به شرایط انرژی در ایران، معادن بسیار غنی در هندوستان و وجود بندرهای راهبردی مثل چابهار 2003 में चाबहार बंदरगाह बनाने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सका। भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनियां बंदरगाह में $8.52 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी। एक्सिम बैंक $15 करोड़ का कर्ज मुहैया कराएगा। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह
भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उपयोगी है। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। और आज ईरान यात्रा के पहले दिन जो कुछ हुआ उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है राजीव सीकरी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए से। राजीव जी, स्वागत है आपका। और तेहरान से मेरे सहयोगी कुर्बान अली जुड़ रहे हैं। कुर्बान, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कुर्बान, आप समझना चाहूँगा, पहला दिन यात्रा का बहुत ही अहम कहा जाता है किसी भी प्रधानमंत्री के दौरे का, और आज जिस तरीके से पैक्ट या समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है भारत और ईरान के रिश्तों को, आपकी नज़र में पहला दिन कैसा रहा? कविंद्र, यूं तो ये 2 दिवसीय दौरा था प्रधानमंत्री का, लेकिन आज ये पहला और आखिरी दोनों ही दिन थे और प्रधानमंत्री अब वापस स्वदेश रवाना होने वाले हैं। लेकिन काफ़ी हेक्टिक दौरा जिसको कह सकते हैं। सुबह से 9 बजे उनको पारंपरिक तौर पे उनका स्वागत किया गया सादाबाद महल में, जहां के राष्ट्रपति रूहानी मौजूद थे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में। बहुत ही गर्मजोशी वाला माहौल था और चूँकि भारत और ईरान के रिश्ते विगत के वर्षों में काफ़ी शिथिल रहे हैं, इसलिए इसे एक नई शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा है। और आज जो 12 द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, उन्हें अगर आप देखें बारीकी से तो कोई बहुत महत्वपूर्ण समझौते नहीं हैं, लेकिन एक शुरुआत है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है चाबहार का समझौता, जो न सिर्फ ये कि ईरान और भारत के बीच में हुआ है, बल्कि ये भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता भी हुआ है। और एक फ़िज़ा में जो माहौल है यहाँ का, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे, उसके चलते भारत भी ईरान के साथ वो गर्मजोशी नहीं दिखा पाया था। अब वो गर्मजोशी देखने को मिल रही है और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे के दोनों देश काफ़ी नज़दीक आए हैं और उस संबंध में कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। कविंद्र, ये शुक्रिया कुर्बान, वहाँ से ताज़ा अपडेट के लिए आपका। राजीव सीकरी साहब, जैसे कि कुर्बान कर रहे थे, बहुत अहम है कि एक लंबा गैप मैं कहूँ रहा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री की यात्रा और वहाँ पर 12 समझौते, लेकिन सबसे अहम चाबहार को माना जा रहा है। आपकी नज़र में किस तरीके से दोनों देशों के बीच इस यात्रा के साथ रिश्ते बनते दिख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री गए ईरान। पिछली द्विपक्षीय यात्रा अटल जी ने की थी 15 साल पहले, तो और फिर 2003 में उनके राष्ट्रपति ख़तामी आए थे और हमारे गणराज्य दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो इसका मतलब कि तब भी हम समझते थे कि ईरान का महत्व है, पर 10 साल हमने खो दिए और उसमें काफ़ी चीज़ें हो गई। कोई हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां भी थी, मजबूरियां थी, पर मैं समझता हूं कि हमारे में कुछ इतनी इच्छा भी नहीं थी। हम थोड़े डरे हुए थे क्योंकि अमेरिका का दबाव था, उसका कोई सैंक्शंस थे। तो ये जो सा 10 साल हैं काफ़ी हमने खो दिए। अब प्रधानमंत्री ने जाकर एक तो ये उनको एक संकेत दिया है कि हम ईरान को महत्व देते हैं, और दूसरा ये चाबहार के साथ जौन सा के ऊपर जौन सा समझौता हुआ है, उससे उन्होंने ये साफ बता दिया है कि हम ईरान के साथ जौन से रिश्ते हैं एक सामरिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, क्योंकि न केवल द्विपक्षीय बट सामरिक दृष्टिकोण से, और उसमें ये कनेक्टिविटी सबसे अहम बात है। क्योंकि अब तक तो हम अफ़गानिस्तान के रास्ते से ही देखते थे कि क्या पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान पहुंचना हो या मध्य एशिया में जाना हो, पर ये जो सा दूसरा रास्ता है ये अब खुल गया है। तो क्या ये माना जाए सीकरी साहब कि ईरान को भी एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो कि शायद उम्मीद भारत की ओर नज़रें थी, आर्थिक तौर पर उसके सैंक्शन जिस तरीके से लगे थे, और भारत को सामरिक लिहाज से जिस एक लोकेशन, जिस एक कंट्री की ज़रूरत थी, वो उससे मुफीद इस वक्त सबसे बढ़िया ईरान है? देखिए, अब तो सब देश वहाँ पहुँच गए हैं, सब कंपनियाँ वहाँ पहुँच गई हैं, और ईरान के जौन से मुसीबत वाले इलाके हैं वो उसके पश्चिम में हैं। पूर्व से इतना उनको चिंता नहीं है, पर वो ये भी समझते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको ऊर्जा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और क्यों ना ईरान इसका फ़ायदा उठाए। मार्केट है,
अगर कुछ चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो हिंदुस्तान से, और वो भी समझते हैं कि हिंदुस्तान के पास भी काफ़ी तकनीकी, काफ़ी उपलब्धियां हैं जिनसे उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि ये आपसी समझ थी कि रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग इसे आर्थिक लिहाज से ज़्यादा अहम दौरा बता रहे हैं, कुछ लोग सामरिक लिहाज से। आपकी नज़र में ये अगर दोनों मैं अलग अलग बिंदुओं को देखूं तो क्या ज़्यादा आगे दिखता है और क्या वाकई बैलेंसिंग एक्ट भी है अगर ईरान को हम देखें अपने साथ? तो देखिए, सामरिक बिना आर्थिक के आगे नहीं बढ़ सकता, पर पहल जौन सी है वो सामरिक से होगी, क्योंकि ईरान के ज़रिए से अब ना केवल अफ़गानिस्तान तक पहुंच सकते हैं, मध्य एशिया भी, रूस भी और पूर्व यूरोप तक भी। यानी स्ट्रेटजिकली बहुत है, क्योंकि देखिए हमारे पिछले कई सालों से हमारे इर्द गिर्द इतनी रेल पटरियाँ, सड़कें, पाइपलाइनें बन रही थी और हम इसके भाग नहीं थे। तो अब जौन सा है, हम अपनी जौन सी सामरिक दृष्टि और सामरिक फुटप्रिंट जौन सा है वो उधर बनाने की कोशिश में हम थोड़े कामयाब हुए हैं। आप कहें कि जो पहले होना देरी ज़रूर हुई है, लेकिन अब सही दिशा में हम आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ज़रूर आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सिगरी साहब इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए, आपको स्टूडियो में आने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जयललिता आज छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। उनके साथ 28 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। चेन्नई में जयललिता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने निकली तो समर्थकों ने नाच गाकर उनका स्वागत किया। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में राज्यपाल के रसैया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जयललिता एन्नुम नान। जयललिता के अलावा 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 15 पुराने चेहरे हैं, वहीं 3 महिलाओं समेत 13 नए विधायकों को भी मौका दिया गया है। शपथ लेने के तुरंत बाद जयललिता ने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे किसानों का कर्ज माफ करने और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इन रियायतों की वजह से सरकारी खजाने पर 7,000 करोड़ से अधिक का भार पड़ेगा। साथ ही 500 सरकारी शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है। खुदरा शराब की दुकानों के समय में 2 घंटे की कटौती की गई है। मंगलसूत्र के लिए अब 4 की जगह 8 ग्राम सोना मिलेगा। वहीं शादी के लिए 25,000 की जगह 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू समेत कई नेता मौजूद थे। डीएमके कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इसमें शिरकत की। विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने 134 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले डीएमके की सीटें भी करीब 4 गुना बढ़कर 89 हो गईं। इन चुनावों में कांग्रेस को 8 और अन्य को 1 सीट मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर केरल में बुधवार को शपथ लेने वाली एलडीएफ सरकार में 19 मंत्री होंगे, जिनमें से 12 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। सीपीएम की राज्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार में सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से 4 मंत्री होंगे। जनता दल एस, एनसीपी और कांग्रेस एस से 1-1 मंत्री। सीपीएम के पी श्रीरामकृष्णन नए स्पीकर होंगे। राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा से जुड़े अध्यादेश को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मसले पर सरकार का पक्ष रखा।
राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल तक के टालने से जुड़े अध्यादेश को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। सरकार इस साल राज्यों के बोर्ड को NEET के दायरे से बाहर रखने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने पाठ्यक्रम और भाषा के मुद्दे पर NEET का विरोध किया था। NEET परीक्षा का दूसरा चरण 24 जुलाई को होना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज अलग अलग जगहों पर 2 आतंकी हमले हुए। पहला हमला श्रीनगर के जदीबाल में हुआ, जहां पर 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि दूसरा हमला तंगपुरा में हुआ, जिसमें 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। राज्य के हालात पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। श्रीनगर में पुलिस बलों पर हुए हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकवादियों ने 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस को निशाना बनाया। इन दोनों घटनाओं में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि आतंकी भागने में कामयाब रहे। श्रीनगर में हुए हमले से जहां लोग दहशत में हैं, वहीं सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। एक बहुत दुख की बात है कि शहर के अंदर पुलिस वालों पर अटैक किया गया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि फौज, पुलिस और बाकी एजेंसियां, हम सब मिल के मुस्तैदी से तैयार हैं ऐसे कोई भी हमले और ऐसे कोई भी थ्रेट को नकारा करने के लिए। जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। जहां तक हमारी जानकारी है और गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय इसका संज्ञान लिए हुए हैं सारे घटनाक्रम का, और ये आश्वस्त करवाया गया है कि हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा सेनाएं, सुरक्षा एजेंसीज सक्षम हैं। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। लंबे समय के बाद श्रीनगर में ऐसी घटनाएं हुई हैं। पुलिस शहर के कुछ इलाकों में नाकेबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की ज़्यादातर ब्रांडेड ब्रेड में ऐसे रसायन पाए गए हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की स्टडी में ये दावा किया गया। CSE ने 38 ब्रांडेड ब्रेड, बन्स और रेडी टू ईट बर्गर, पिज़्ज़ा के नमूनों की जांच की, जिनमें से 83% में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जैसे रसायन मिले हैं। पोटेशियम आयोडेट पर कई देशों पर प्रतिबंध है। CSE ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन केमिकल के उपयोग पर तुरंत रोक लगाने का सुझाव दिया है। सरकार ने भी संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। भारत ने आज स्वदेशी स्पेस शटल का परीक्षण कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने RLV यानी फिर से इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के पहले प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल प्रक्षेपण किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। श्रीहरिकोटा से सुबह 7 बजे जैसे ही RLV-TD यान ने उड़ान भरी, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख दी। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक वाला ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित कर फिर वापस लौटने में सक्षम है। इसरो ने इस परीक्षण को सफल बताया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष G. माधवन नायर का कहना है कि इस कामयाबी से आने वाले समय में अंतरिक्ष उड़ानों पर होने वाले खर्च में काफी कमी आएगी। We can recover these modules and reuse. Then it is going to have a significant improvement in the cost reduction program. Such a cost reduction is a must for future launches, for human space flight or creating space platforms and so on. पंखों से लैस RLV-TD यान ने उड़ान भरने और वापस आने में करीब 10 मिनट का समय लिया। बंगाल की खाड़ी में तट से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर ये यान सुरक्षित उतरा। 6.5 मीटर लंबा और 175 टन वजनी ये यान असल प्रक्षेपण यान का छोटा प्रारूप है। अगर हम लोग अमेरिका और रशिया के जो स्पेस शटल जो प्रोग्राम थे उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो अभी ये हमारा बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। हमें फुल स्केल मॉडल हम लोगों ने फुल स्केल साइज़ में नहीं किया, लेकिन इस बात में हम लोग सक्सेस पे खुश हो सकते हैं कि हम ही वो एक कंट्री है जो स्पेस शटल प्रोग्राम पे इस समय काम कर रही है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। And the most glorifying feature of this is that the entire experiment was developed indigenously, which is, I think, a glorious inspiration from Prime Minister Shri Narendra Modi's Make in India mission. हालांकि फिर से इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के विकास की दिशा में ये एक शुरुआती कदम है। इसके अंतिम प्रारूप के विकास में 10 से 15 साल लग सकते हैं। आने वाले समय में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की मदद से अंतरिक्ष अभियान खर्च को 10 गुना तक कम किया जा सकेगा। साथ ही इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में मानव मिशन में किया जा सकेगा। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत में आज मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली और एनसीआर में दोपहर बाद तेज हवाओं और रिमझिम बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिली। दिल्ली में तापमान गिरकर 30 डिग्री के नीचे पहुंच गया। हालांकि धूल भरी आंधी के चलने और से लोगों को आवाजाही पर परेशानी जरूर हुई। नोएडा सेक्टर 18 में एक साइन बोर्ड के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज बादल छाए रहे और हल्की बारिश से थोड़ा सा तापमान में कमी ज़रूर आई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अचानक बदलाव आया है और अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के कई और इलाकों में धूल भरी आंधी और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आया है जो इस समय पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर है। बारिश की थंडरस्टॉर्म है, स्क्वाल है, बहुत तेज हवा चलेगी और संभावना ये भी है कि थंडरस्टॉर्म और स्क्वाल के साथ साथ कुछ इलाकों में शावर भी होगा। दिल्ली, हरियाणा में जहां बारिश के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन राजस्थान का अजमेर गर्मी से अभी भी तप रहा है। भीषण जल संकट और सूखे से लोग बेहाल हैं और जिले के ग्रामीण इलाकों में तो पानी की बेहद कमी है और लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अजमेर राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर तीर्थ के लिए मशहूर अजमेर में कई बड़े ताल और सरोवर हैं। इसके बावजूद करीब 25 लाख की आबादी वाले इस जिले को इन दिनों भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों को पानी पिलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बारिश का पानी बिल्कुल आया नहीं, कुछ तालाब में, कुछ तो कुएं भी सूख रहे हैं। जिले में करीब 1176 गांव हैं। इनमें पानी की बेहद कमी है। खेती बर्बाद हो गई है, मजदूरों के पास कोई काम नहीं है और लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। पशुओं को भी सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। पानी मतलब टाइम पर आ नहीं पा रहा है, विशेष करके कि हम तो मतलब टैंकर डलवा के ही पी लेंगे, लेकिन जानवरों के लिए हमको बहुत परेशानी है। अजमेर में गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने की कोई पहल नहीं हुई है। बिल्कुल सूखा है, पानी है कहीं, कोई किसी कुएं में पानी नहीं है। ये कुआं आप मौके पे जाकर भी देखोगे तो सब में बिल्कुल सूखा पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं है। जिले के कई हिस्सों में हालात नाजुक हैं। लोगों को पैसे चुकाकर भी पानी नहीं मिल रहा है। अकाल से परेशान होकर लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। वैसे तो अजमेर अपनी जल संपदा और तमाम विशाल झीलों और तालाबों के लिए विख्यात रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जिला ही भारी जल संकट और अकाल की चपेट में है। यहाँ सूखा राहत भी अब तक नहीं दी गई है। कुल मिलाकर हालात बेहद गंभीर हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, किशनगढ़, अजमेर। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया के लताकिया प्रांत के 2 शहरों में आज 2 शक्तिशाली धमाके हुए। इनमें से एक में 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सीरिया में मानवाधिकार पर नजर रखने वाली संस्था ने कहा है कि धमाके तारतोल और जबले शहर में हुए। दोनों शहरों में 7 आत्मघाती हमलावरों ने इस काम को अंजाम दिया। तारतौल में 73 लोग मारे गए, जबकि जबले में 48 लोगों की जान चली गई। दोनों शहरों पर राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं का कब्जा है और 2011 में सीरिया में संघर्ष शुरू होने के बाद इन शहरों पर ये सबसे घातक हमला है। यमन का अदन शहर आज एक बार फिर आतंकवादी हमलों के साथ दहल उठा। यहाँ हुए 2 आत्मघाती हमलों में 45 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। आत्मघाती हमलावरों ने सेना में भर्ती होने के लिए आए जवानों को निशाना बनाया। इसी दौरान दूसरे हमलावर ने फौजी कमांडर के घर के बाहर ठहरे जवानों को अपना निशाना बनाया। मरने वालों में ज़्यादातर नौजवान हैं।
सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।